नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। यह दिशा निर्देश ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थल पर लागू होंगे। यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे और बकरीद पर ही ईदगाह या मस्जिद में नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का धार्मिक पूजा स्थल के प्रबंधन को पालन करना होगा और वहीं 31 जुलाई तक ये दिशा निर्देश जारी रहेंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में 21 जुलाई को ईद मनाई जाएगी और वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और सीएम शिवराज ने कोरोना की स्थिति और आगामी तैयारियों की समीक्षा को देखते हुए बैठक की है और उन्होंने फैसला किया कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन 50% छात्रों के साथ शुरू होगा और शुरुआत में एक दिन स्कूल लगाकर देखेंगे, फिर अगस्त के पहले हफ्ते से 2-2 दिन कक्षाएं लगाएंगे। क्लास के 50% छात्रों को 2 दिन आने होंगे और बाकी 50% छात्र अगले 2 दिन आएंगे। इस तरह 7 दिन में 4 बार स्कूल लगेगी और वहीं उन्होंने रेस्टोरेंट और 11 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर अचानक लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली है। विभिन्न आयु वर्ग के सैकड़ों लोगों को टीकाकरण केंद्र की ओर से भागते देखा गया। इनमें से कई लोग फिसले और एक दूसरे के ऊपर भी गिरते देखे गए। राहत की बात यह रही कि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस तरह से लोग भागते दिखे उससे साफ पता चलता है कि यहां किस कदर अव्यवस्था फैली हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में चलाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस ने बताया कि 2000 और 500 के नोट के कुल 54 लाख रुपए के मूल्य के नकली नोट बरामद किए गए हैं और ये गिरोह देश के दक्षिणी राज्यों में भी नकली नोटों की आपूर्ति में शामिल था। पुलिस ने के मुताबिक 26 जून राजगढ़ जिले के चीरापुर से 2 लोगों को 1 लाख रुपए के 2000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन 2 आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बाद में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें एक एमपी के आगर मालवा जिले और दूसरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है और उन्होंने बताया कि दुर्ग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने नकली नोट बनाने के लिए अपने घर पर ही प्रिंटर सहित तमाम उपकरण जुटाए हुए थे और आगे बताया गया कि आरोपियों के पास से कुल 54 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और इन नकली नोटों की आपूर्ति दक्षिण के राज्यों में की जानी थी। मध्य प्रदेश के शिवपुर में चोरी की घटना को अंजाम देता चड्डी गैंग सीसीटीवी में कैद हो गया। यह गैंग बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन अफसोस इन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसका वीडियो जमकर भी वायरल हो रहा है और मामला जिले कोलारस थाना क्षेत्र के मानीपुरा में लाल पुलिया के पास का है, जहां महेश नामदेव नाम के एक व्यक्ति के घर पर रविवार की रात में चड्डी गैंग ने धावा बोल दिया। हथियार से लैस इस गैंग में करीब 5 से 6 लोग शामिल हैं। जब ये गैंग मकान में चोरी की नीयत से अंदर घुस रहा था तभी मेन गेट पर बैठे कुत्ते ने भौंकने शुरू कर दिया, जिससे ये चोर घबरा गए और खाली हाथ ही वापस लौट गए। आपको बता दें कि ये चड्डी गैंग के लोग पूरे शरीर पर तेल लगाकर कम कपड़े पहनकर लोगों के घरों में चोरी की नीयत से घुसते हैं
और अब ऐसा करने के पीछे इनका क्या मकसद है ये तो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इन लोगों के इरादों पर पानी फिर गया है और पुलिस इनकी जांच में जुटी हुई है। आपसी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों ने लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात मृतक प्रीतम नोरिया निवासी केलकच की गांव में ही रहने वाले दो सगे भाई शिवराज राजपूत और ऋषि राज राजपूत डंडों से मार कर हत्या कर दी गई और सुनसान सड़क पर मृतक की लाश को फेंक दिया गया था। जिस रास्ते से हत्यारों ने मृतक को फेंका था उसी रास्ते से मृतक के बेटे निकल कर जा रहे थे। तभी उनके पिता को गंभीर हालात में पड़े दिखे और ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पिता को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ज़्यादा चोट लगने की वजह बताते हुए उसे मृत घोषित कर दिया था। और ये देवरी थाना प्रभारी विमलेश राय ने बताया कि मृतक प्रीतम नोरिया की ग्राम केलकच के दो सगे भाई शिवराज राजपूत और ऋषि राजपूत ने हत्या की है। 2 साल पहले से मृतक और आरोपियों का विवाद चल रहा था। पहले भी इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर बरेली न्याय के समक्ष पेश किया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 300 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 10,169 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संक्रमण के 316 मामले सामने आया और उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 10,169 लोगों में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और वहीं 9,83,200 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त भी हुए हैं और राज्य में 3,469 मरीज स्वस्थ भी हुए और राज्य में वायरस से संक्रमित 13,500 लोगों की मौत हुई है। राज्य के रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,57,545 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 3,136 लोगों की मौत हुई है। और वहीं CRPF के जवानों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पोलमपल्ली इलाके के अरमपल्ली गांव में एक नक्सली स्मारक को IED से ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। जानकारी के अनुसार CRPF जवानों ने यह कार्रवाई इलाके में सर्च अभियान के दौरान की है। CRPF की 74वीं बटालियन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि नक्सलियों ने ये स्मारक किस नक्सली की याद में बनाया था। और वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा या किसको पार्टी अपना चेहरा बनाएगी ये बाद में किया जाएगा। और पुरंदेश्वरी का ये भी बयान अपने आप में कई मायनों में अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बयान के बाद पार्टी ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर सजगता दिखाई है और वहीं
पुरंदेश्वरी के इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। और वहीं आपको बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे स्थित बीजेपी कार्यालय में मीडिया ने उनसे पूछा कि 2023 के चुनाव में बीजेपी का छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने बात कही। इससे पहले उन्होंने भूपेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो खुद अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ न्याय नहीं कर सकते, वे दूसरों के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहा है। कई बार सरकार और किसानों की बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा ही रह गई और किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए समय समय पर नई रणनीति बनाता रहता है। और इस बार भी किसान नई रणनीति लेकर अलग तरीके से आंदोलन करने वाला है। इस बार किसान कैसे आंदोलन को तेज कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर रविवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों के जरिए किसान संसद चलाए जाने के आह्वान के बाद रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जगदीश सिंह दलवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से ज्यादा 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं की सहमति नहीं बन सकी। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मानसून सत्र चलेगा, तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर जाएंगे और शांति पूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि मानसून सत्र के दौरान किसी दिल्ली में भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है। और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। बता दें कि संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त लामबंदी हो रही है और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की तैयारी है। इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो। इस सिलसिले में नई दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब देश में लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये 2 लाइनें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अब संसद की ओर कूच करेंगे। 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार किसानों से कानून के जरिए उनकी जमीन छीनना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। कानून वापसी को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद भवन तक जाएगा। मानसून सत्र के दौरान किसान भी बाहर प्रदर्शन करेगा और शाम को वापस लौट जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती है। सरकार को एक दिन कानून वापस ही लेना पड़ेगा। संसद जाकर
किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। देखते हैं सरकार कब तक नहीं मानती। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसान को सरकार मना पाती है या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तालिबान ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर बच्चों की लिस्ट मांगी गई है और ये फरमान जारी किया गया है कि 45 साल से नीचे वाली महिलाओं को तालिबानी कुर्द लड़ाकों के साथ ही शादी करनी होगी। कुल मिलाकर देखें तो तालिबानी कानून लगना अब अफगानिस्तान में शुरू हो चुके हैं और तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अब सारे देश इस सोच में पड़ चुके हैं कि तालिबान का ये चेहरा उनके लिए फायदे वाला है या फिर ये घाटे का सौदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में आइए हम आपको समझाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मिले थे और इन सभी देशों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिका था अफगानिस्तान पर। इस 2 दिन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई को एससीओ के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में बन रहे हालात और तालिबान के सत्ता हासिल कर लेने की आशंकाओं और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। 2018 में बनाया गया एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का काम आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान बनाने के प्रयासों के लिए प्रस्ताव और सुझाव देना है। चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन की मुख्य चिंता यह है कि अगर तालिबान वाकई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो चीन के शिनजियांग में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अफगानिस्तान में पनाह और वहां से सहायता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक अलगाववादी समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान स्थापित करना चाहता है। शिनजियांग प्रांत चीन के जातीय अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों का घर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ETIM को 2006 में जातीय वीगर अलगाववादी समूहों का सबसे उग्रवादी संगठन बताया था। एक आतंकवादी संगठन भी इसे घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं पर नजर रखते हुए चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग से जितनी जल्दी हो सके पुनर्निर्माण कार्य में निवेश करने के बारे में बातचीत हो पाएगी। तालिबान ये भी कह चुका है कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो चीन के बाद बात अगर रूस की करें तो आपको बता दें कि रूस की अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान कहीं इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ न बन जाए। रूस का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी तो पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और अगर खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। तालिबान को एक संभावित सुरक्षा कवच मानकर रूस उससे अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। रूस के प्रभाव वाले देश जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस यह आशंका जता चुका है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरहदों पर मानवीय और सुरक्षा संकट खड़े हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत अब तक $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। अगर बात करें कि इस पूरे मसले का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा बांध भी बनाया गया। भारत ने शिक्षा, तकनीकी सहायता भी दी है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया।
अब जाहिर है इस तरह के गहरे जुड़ाव के कारण भारत अफगानिस्तान में किए अपने निवेशों के लिए चिंतित है। तालिबान जिस तरह की हिंसा अफगानिस्तान में कर रहा है, उस स्थिति में उसके सत्ता हासिल कर लेने की वैधता पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त होने को लेकर है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है। वहां भारत की पकड़ कमजोर होने का मतलब है पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी मुख्य चिंता भी यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों के कारण अफगानिस्तान भाग गए थे, कई शरणार्थियों के भेष में पाकिस्तान में वापस न आ जाएं। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से अफगान तालिबान की सहायता करने का आरोप लगता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस समर्थन के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान में भारत के दबदबे का मुकाबला करना है। अब जानकार मानते हैं कि नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के साथ ही पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की अब उम्मीद लगा बैठा है। वो ताकत जो उसने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अफगानिस्तान में खो दी थी। जहां उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में हिंसा होने पर उनके लिए शरणार्थी संकट उभर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ इन दोनों देशों में जाकर पनाह ली थी। ताजिक सीमा के साथ लगता अफगानिस्तान एक बड़ा इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। इसी के कारण ताजिकिस्तान 20,000 रिजर्व सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी चिंताएं तुर्कमेनिस्तान की भी है। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उसे भी यही आशंका है कि आने वाले दिनों में उसकी सीमाओं पर एक मानवीय और सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। रूस और चीन की ही तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चिंता इस्लामी चरमपंथ को लेकर है। इन दोनों देशों की सीमा भले ही अफगानिस्तान से न लगती हो, लेकिन उन्होंने अपने देशों में हुए हमलों को अक्सर अफगानिस्तान से जोड़कर देखा है। किर्गिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठन सहित इस्लामी विद्रोही आंदोलनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कजाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शामिल रहा और आर्थिक रूप से मदद करता रहा। कजाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भागीदार है। इस नेटवर्क के तहत अमेरिका, रूस, मध्य एशिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 6 देशों के बीच अफगानिस्तान में रेल और ट्रक के माध्यम से सप्लाई होती है। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि मध्य एशिया के देश अपने प्राकृतिक गैस, तेल और कोयले जैसे संसाधनों को दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इन मध्य एशियाई देशों की नजरें अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर अब टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। शंघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई।
9 जून 2017 को अस्ताना में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गए। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा मिला था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।